अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ प्रैक्टिसिंग इन लाहौर। आज का टॉपिक इज़ ऑल अबाउट टमी टक कि टमी टक क्या होती है, किन लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है और इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं इन द जनरल पब्लिक जो कि आज मैं एड्रेस करूँगी। जब ख़वातीन में प्रेगनेंसी होती है तो ग्रोइंग बेबी को बैली में एकोमोडेट करने के लिए जो दरमियान के मसल्स होते हैं पेट के दोनों साइड्स पे, जो कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं जिनको आप सिक्स पैक्स बोलते हैं, वो वाले जो मसल्स हैं वो साइड्स पे जाने लग जाते हैं सो दैट बेबी के लिए जगह बन सके। तो जब प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो वो मसल्स वापस अपनी नॉर्मल जगह पे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो बिल्कुल दरमियान में वापस नहीं आते हैं। तो जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती जाती हैं तो ये मसल्स और दूर जाते हैं। आप अपनी बेली में सेंटर में प्रेस करके देखें और अगर आपको कोई गैप लगता है और आपका हाथ अंदर की तरफ चला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो मसल्स हैं वो साइड पे हुए हुए हैं। प्रेगनेंसी के बाद एक्स्ट्रा स्किन रह जाती है लोअर बेली के अंदर। जो लोग बहुत ज़्यादा वेट लॉस करते हैं उनमें भी कुछ एक्स्ट्रा स्किन रह जाती है और वो स्किन किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी और चीज़ से ठीक नहीं हो रही होती है। तो जो टमी टक प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि जो एक्स्ट्रा स्किन रह गई है उसको निकाल देते हैं और वो जो मसल्स हैं जो कि साइड पे गए हुए हैं उनको दरमियान में ला के उनको रीपोजिशन कर देते हैं। क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा स्किन निकालते हैं तो जो बेली बटन है वो नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्किन निकाल दी है, तो उसको वापस रीपोजिशन करते हैं उसकी नॉर्मल कॉस्मेटिक पोजीशन के ऊपर। तो ये सारा प्रोसीजर टमी टक कहलाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि टमी टक इज़ अ प्रोसीजर फॉर वेट लॉस। टमी टक बिल्कुल वेट लॉस का प्रोसीजर नहीं है। वो उस वक्त किया जाता है जब आप अपना मैक्सिमम वेट लॉस कर चुके हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्किन रह गई है उसको निकाला जाता है। लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमारी ये एक्स्ट्रा स्किन रह गई है, हमने वेट लॉस किया है ये प्रेगनेंसी के बाद, तो आप ऐसा करें, आप इसमें लाइपोसक्शन कर दें ताकि ये स्किन ख़त्म हो जाए। लाइपोसक्शन स्किन के लिए नहीं होती है। लाइपोसक्शन बेसिकली जो बहुत स्टबन फैट होती है जो कि किसी भी एक्सरसाइज से या किसी भी डाइट से ठीक नहीं हो रही होती है, वो उसको एड्रेस करती है। लूज स्किन का इलाज लाइपोसक्शन नहीं होता है। फिर एक ये मिसकंसेप्शन होता है कि जितनी लूज स्किन है वो एक्सरसाइज से भी ठीक हो सकती है। कभी भी एक्सरसाइज से लूज स्किन नहीं ठीक होती। मसल्स की टोन बेहतर हो जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्किन रह गई है उसको सिर्फ और सिर्फ निकालना ही उसका इलाज होता है। एक होती है ट्रेडिशनल एब्डोमिनोप्लास्टी। उसके अंदर हिप टू हिप स्कार होता है। पूरी एक्सेस स्किन लोअर बेली में से निकालते हैं, मसल्स को दरमियान में लेकर आते हैं और जो बेली बटन है उसको उसकी नॉर्मल जगह पे लेकर आते हैं। दूसरा होता है मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके मसल्स जो हैं उनको वापस दरमियान में लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्किन होती है और वो लोअर बेली से निकाल देते हैं और उसका स्कार भी छोटा आता है। तीसरी होती है सर्कमफेरेंशियल, कि कुछ लोगों के साथ साथ बैक पे भी एक्स्ट्रा स्किन होती है, उसको निकालने के लिए ऑल अराउंड एक पूरा स्कार आता है और उसके अंदर से हम सारे एक्सेस टिश्यू निकाल देते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ अ मॉमी मेकओवर। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ या प्रेगनेंसी के साथ ब्रेस्ट भी सैगी हो जाती हैं, लूज़ हो जाती हैं, तो उसके साथ साथ ब्रेस्ट का भी कोई प्रोसीजर करना जिसमें ब्रेस्ट को लिफ्ट भी किया जा सकता है या उसके अंदर कोई इम्प्लांट्स डाले जा सकते हैं उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब टमी टक और ब्रेस्ट के प्रोसीजर को कंबाइन कर देते हैं तो दैट इज़ अ मॉमी मेकओवर, वेरी कॉमनली डन बाय प्लास्टिक सर्जन्स इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे पहले प्री रिक्विजिट्स क्या हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर गोइंग फॉर अ टमी टक प्रोसीजर, कि आपने अपना मैक्सिमम वेट लॉस कर लेना है। प्रेगनेंसीज के बाद आप कराना चाह रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप एक दफ़ा अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप इसको कराएं, बिकॉज अगर दोबारा प्रेगनेंसी होगी तो दोबारा से मसल्स साइड पे जा सकते हैं और एक्स्ट्रा स्किन आ सकती है और एक रीडू प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ सकती है। ख़वातीन के अंदर आयरन की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, प्रेगनेंसीज के बाद भी कॉमन होती है और जो लोग बहुत ज़्यादा वेट लॉस करते हैं उनके अंदर भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो सप्लीमेंट्स साथ लेने ज़रूरी हैं। हीमोग्लोबिन के टेस्ट करवाने होते हैं। अगर आयरन की कमी है तो आयरन के सप्लीमेंट्स भी उसके साथ लेने होते हैं, क्योंकि ये एक सर्जरी है, इसका एक स्ट्रेस होता है बॉडी के ऊपर, तो आपने प्रोटीन इंटेक अपनी ज़्यादा कर लेनी है। तो जो रेगुलर आप खाना खा रहे होते हैं आपने अपनी डाइट को उसे थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव कर लेना होता है बिफोर गोइंग फॉर सर्जरी। एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज मैं करूँगी वो ये है कि स्मोकिंग ख़त्म करनी है आपने। एक्टिव स्मोकर के अंदर कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उसकी स्किन की सप्लाई कम होती है, उनके ज़ख़म जल्दी आसानी से नहीं भरते हैं और कभी कभी वो जिल्द जहाँ पे हमने इंसेशन दिया होता है वो काली हो सकती है, वो गिर सकती है। सो स्मोकिंग को 1 महीना पहले सर्जरी से और 1 महीना बाद तक लाजमी स्टॉप करना है। एंड प्लीज़ अपने डॉक्टर से कभी भी झूठ ना बोलिएगा कि आपने स्मोकिंग छोड़ दी है, एंड इट इज़ नॉट वर्थ द रिस्क। अगर आपने बाहर काम करना है तो आपको 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए होगी फ्रॉम योर वर्क प्लेस, एंड इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ और आपके बच्चे हैं तो आप अपनी फैमिली में से किसी को जो कि आपका
कुछ दिनों के लिए ख्याल कर सकता हो और आपके बच्चों का भी ख्याल कर सकता हो, उसको आपने बुलाना है। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि प्लास्टिक सर्जरी है तो उसमें तो स्कार नहीं आएगा। इसका जो स्कार होता है ना वो काफ़ी लंबा होता है, हिप टू हिप जा रहा होता है। हाउएवर वो स्कार जो है वो हम इस तरह से पोजीशन करते हैं कि वो क्लोथ्स के अंदर हाइड हो जाता है। हम आपको बाद में स्कार थेरेपी बताते हैं कि आपने स्कार का किस तरह से ख्याल रखना है, और वो करते करते फाइनली आपका साल से लेकर 18 महीने तक लगते हैं फाइनल स्कार बनने में। ये प्रोसीजर 5 से 6 घंटे का होता है, फुल बेहोशी में किया जाता है। इसके अंदर एक ड्रेन डलती है। कुछ प्रोसीजर्स ऐसे भी होते हैं या कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें कोई ड्रेन नहीं डलती है, लेकिन वो ड्रेन एटलीस्ट 2, 2.5, 3 हफ्ते के लिए रहती है। पेन के बारे में पेशेंट्स पूछते हैं कि उसमें कितना पेन होगा, तो जब हम दोनों मसल्स जो बाहर साइड पे गए होते हैं, जब हम उनको दरमियान में स्टिच कर देते हैं तो आपके एब्डोमेन की जगह भी अंदर से थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बॉडी को अभी तक उसकी आदत नहीं होती है, तो वो शुरू में पेनफुल होता है। उसके लिए पेन किलर्स हम देते हैं और फिर वो टॉलरेट हो जाता है। एज सून एज योर डॉक्टर अलाउज यू नीड टू स्टार्ट योर डाइट। और एक चीज़ का जो खास ध्यान में रखना है वो ये है कि इस पोस्ट ऑप पीरियड के अंदर आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी है। 7 डेज़ तक एटलीस्ट ये है कि हम हाई फाइबर डाइट आपको देते हैं और पानी ज़्यादा पीने के लिए देते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो एब्डोमिनल, तो जो पेट के मसल्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और उसके साथ बहुत सीवियर पेन होने का चांस होता है। हम आपको उसी शाम को चलने के लिए रेकमेंड करते हैं, बड़ा ज़रूरी होता है आपकी वूंड की हीलिंग के लिए भी और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए भी। फिर कंप्रेशन गारमेंट्स होते हैं जो कि एटलीस्ट 6 हफ्ते के लिए पहनने होते हैं। एक टाइट सी पट्टी होती है या बेल्ट होती है जो कि हम एब्डोमेन पे लगाने को देते हैं। मसल्स को भी सपोर्ट होती है, चलने में भी आसानी होती है। स्विमिंग एक्सरसाइज कम से कम 6 हफ्ते के लिए नहीं करनी होती है, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत चीज़ें अलाउ कर देते हैं। इवन इफ़ यू हैव अ बेबी तो उसको भी आपने शुरू में नहीं उठाना होता है। कोई भी हैवी चीज़ या हैवी वेट लिफ्टिंग बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है फॉर द फर्स्ट 6 to 8 वीक्स। प्लास्टिक सर्जरी के मोस्टली प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसके रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता शो होने शुरू होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके 6 मंथ में रिजल्ट्स उसके फाइनल हो जाते हैं। अगर आप ऐसा कोई प्रोसीजर कराना चाह रहे हैं तो डू विजिट अ गुड प्लास्टिक सर्जन और उनके साथ डिस्कस करें, बिकॉज एवरीबडी हैज़ डिफरेंट नीड्स। तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या प्रोसीजर की ज़रूरत है। सो इफ़ यू वांट एन अपॉइंटमेंट विद मी, माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो with all my other social media links. And if you have not subscribed to the channel, please consider subscribing, like this video and share it with your friends and family. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.